मैं तो आपको दिख रहा है कि जिस तरह जितनी डिसअपॉइंटेड हूँ, आपने तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। पहला ही सवाल मैं रऊफ आपसे ज़रूर पूछूंगी, बिकॉज कल एक बात जो कि आलिया रशीद साहिबा, हु इज़ द फॉर्मर मीडिया एंड हेड कम्युनिकेशन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जब उन्होंने एक बात कही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त है कहाँ। उन्होंने बताया कि हमारे जो ये लेग स्पिनर हैं अबरार, वो ही डज़ नॉट वांट टू प्ले टेस्ट। हम मिन्नतें करके लड़कों को जो है वो अपनी टेस्ट टीम में खिला रहे हैं। इतना आसान था जिस वक्त आप खेलते थे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना? देखिए, आपने एक बात की है कि शुरू में कि यू नीड टू डिस्ट्रॉय टू रीबिल्ड। यस। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है, जो मैं देख रहा हूँ पिछले 10 साल से, दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय फॉर मोर डिस्ट्रक्शन। रीबिल्ड के लिए नहीं, बल्कि और डिस्ट्रक्शन के लिए और डिस्ट्रॉय करता जा रहा। और देखिए, जिस तरह की म्यूजिकल चेयर यहाँ पे चल रही थी ना पिछले 10-12 साल से उसका से एंड रिजल्ट यही निकलना था। या तो एक सिस्टम आपका चल रहा हो ना, जिस पर कोई भी चेयरमैन आए तो वो आकर फिक्स हो जाए, सिस्टम से छेड़छाड़ ना करे। मगर जो भी आता है सिस्टम को तबाह करना, बर्बाद करना, अपनी नई टीम लेकर आना, इससे छेड़खानी करना, वो अपना बिल्कुल फ़र्ज समझता है। और एक और आपने बात की है कि सिर्फ अबरार नहीं, कोई भी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता है। इनमें से किसी की फिटनेस नहीं है। ना आपके बैट्समैन खेलना चाहते हैं, ना उनका एटीट्यूड है, ना उनको गेम अवेयरनेस है, ना आपके बॉलर्स खेलना चाहते हैं। एक सेशन के आपके बॉलर कैटेगरी ए में सब रहना चाहते हैं, मगर तीनों फॉर्मेट कोई नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो थिंक टैंक है, उसका काम है कि आपने एक फार्मेट के प्लेयर्स को 3 फार्मेट के कॉन्ट्रैक्ट किस तरह दिए हुए हैं। देखें ना कि आपको ठीक है, आप तीसरा हाईएस्ट कंट्री है, जो कि हाईएस्ट पेड कंट्री है, जिसको आईसीसी फंडिंग करती है, 4th टॉप हाईएस्ट कंट्री, और इसको एक बड़ा करोड़ों डॉलर आईसीसी इन्वेस्ट कर रही है पाकिस्तान के ऊपर। तो आपने ये तमाशा लगाया हुआ कि जो एक फार्मेट नहीं खेल सकते, उनको आपने 3 फार्मेट के कॉन्ट्रैक्ट और उन पर करोड़ों रुपया आप ज़ाया कर रहे हैं, और उसका एंड रिज़ल्ट आपके सामने आ गया। फिर जो आपने नाप से देखें, नाप से जो आपकी मैनेजमेंट है, नाप से पिच रीड होती है, नाप से टीम सिलेक्शन सही होती है, ना आपके पास स्पिनर्स हैं, ना आपके पास बॉलर्स की रिप्लेसमेंट है। फिर उसके बाद आप टेस्ट मैच आ जाते हैं, आप बड़े स्ट्रेंज अजीबोगरीब बयान देते हैं। आपकी इसी प्रोग्राम में ये जो पहला टेस्ट, उसके शुरू होने से एक दिन पहले हमने पिच की एक टोटल आपको डिटेल बता दी थी कि ये पिच इस तरह खेलेगी, इस तरह बिहेव करेगी, इस तरह 5 दिन इसका बिहेवियर होगा। और यहाँ बैठे हुए यानी ग्राउंड रियलिटी हमने नहीं देखी। और उसके बावजूद, क्योंकि एक्सपीरियंस था, हमने सारा कुछ बता दिया और उसी तरीके से उसने बिहेव किया। और इनकी मेंटालिटी देखें कि उन्होंने 1 अगस्त, देखें आपका जो गर्मियों का समर सीजन शुरू होता है ना, वो मई से शुरू होता है। मई, जून, जुलाई और अगस्त, 4 महीने इतनी ज़्यादा यहाँ पर गर्मी पड़ती है पूरे रीजन में कि जो आपका मॉइस्चर होता है इन द ग्राउंड और जो एयर में आपका जो मॉइस्चर होता है वो कम्प्लीटली ड्राई डाउन हो जाता है। आप बगैर स्पिनर के आपकी सेंस ही नहीं बनती कि आप अगस्त में कोई टेस्ट मैच खेलें 5 दिन का, जिसमें आपके पास स्पिनर ना हो। और आपने 4 फास्ट बॉलर अगस्त के एंड में खिलाया, जब ना मॉइस्चर ऊपर था और ना नीचे था ज़मीन के अंदर। और फिर उसका रिजल्ट क्या निकला? फिर आपने पिच को आपने ब्लेम देना शुरू कर दिया कि पिच नहीं ठीक खेली, हमसे पिच नहीं बन सकी। भाई पिच ने क्या किया? 462 रन पे आपने इनिंग डिक्लेयर की है, 552 रन आपने बांग्लादेश से करवाए। फिर जो 3rd इनिंग आई, उसमें बांग्लादेश के जो स्पिनर है उन्होंने 8 विकेटें ली, उन्होंने डोमिनेट किया। तो पिच दरमियान में से किधर आ गई? आपने जो अपना ब्लंडर किया, आपने फॉल्ट किया, आप उसका ब्लेम दे रहे हैं पिच को। और फिर एक दफा बांग्लादेश कैंप से किसी ने भी पिच के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं किया। दे मेड अ गेम आउट ऑफ इट। इनफैक्ट एक इनर सर्कल में जो बांग्लादेश टीम मैनेजमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका ये कहना था कि हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में इस किस्म की पिचेस बने जो हमारे बैटर्स को और बॉलर्स को चैलेंज करें। तो हम पिच का रोना रो रहे हैं। पिच का तो देखें ना, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, आउटस्टैंडिंग किस्म की पिच थी जो कि टेस्ट क्रिकेट को जिसने देखिए, आपने 462 पे इनिंग डिक्लेयर की है और उन्होंने 560 रन किए। इसका मतलब बैटिंग को प्योर स्पोर्ट कर रही थी पिच। बिल्कुल। उसके बाद अगर किसी फास्ट बॉलर ने अच्छी बॉलिंग की है तो उसने विकेटें भी ली हैं। फिर अगर तीसरा और चौथी इनिंग देखें, जहाँ पे पाकिस्तान की कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हुई है, वो इस वजह से हुई कि हमारी नाकस जो प्लानिंग थी, उनके स्पिनर्स ने 8 विकेटें ली हैं। हमारे पास स्पिनर ही नहीं था जो कि उनको डोमिनेट करता, चौथी इनिंग में पकड़ता उनको। तो फिर आप पिच तो आउटस्टैंडिंग खेली है। फिर उसके बाद इनका एक और ब्लंडर मैं आपको बताऊँ, जो दूसरा टेस्ट मैच हुआ उसमें आप देखेंगे 4 दिन पिंडी में बारिश होती रही। एयर में भी अब सितंबर शुरू होने वाला है, थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर आ गया, एयर में भी मॉइस्चर आ गया, ज़मीन के अंदर भी डंपनेस आ गई। और आपको पता था कि आपकी पिच भी सपोर्ट कर रही थी, तो वहाँ पर आपसे फिर नहीं टीम सिलेक्शन सही हुई। फिर जो आपके फास्ट बॉलर है, सबसे जो बेसिक चीज़ ये क्या है कि अगर कोई भी हाईली एथलीट है ना,
उसके एक बैलेंस जो उसका बॉडी कंपोजिशन है उसको लेकर चलना पड़ता है उसको पता होता है कि लीन उसका जो फैट है वो कितनी होनी चाहिए और फैट एक्सेसिव जो कार्बोहाइड्रेट या फैट है वो कितने उसकी बॉडी में होने चाहिए। अगर एक्सेसिव होंगे तो आपका ये असर होगा जो आपके फास्ट बॉलर्स का हुआ कि वो एक से दूसरे सेशन में बॉलिंग ही नहीं कर सकते। अब बांग्लादेश के बॉलर्स ने 2 टेस्ट मैच में बॉलिंग की है, उन्होंने 12 सेशन में बॉलिंग की और आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। हमने एक सेशन में डोमिनेट किया सेकंड टेस्ट मैच में जिसमें 26 रन पे 6 आउट किए, उसके बाद हम फ्लैट आउट हो गए। क्योंकि हमारे पास एनर्जी ही नहीं थी, हमारी फिजिकल कंडीशंस थी जो बॉलर्स की वो इस काबिल ही नहीं थी कि हम दूसरा तीसरा या चौथा स्पेल करें या सेकंड इनिंग में बॉलिंग कर सकें, इसलिए हम फ्लैट हो गए और हमारी मैनेजमेंट ब्लेम डाल रही है उसके ऊपर। अच्छा रऊफ, एज ए फास्ट बॉलर मैं ज़रूर एक चीज़ ये ज़रूर पूछना चाहूँगी, जब हम एक बोर्ड के अंडर होते हैं ऑब्वियसली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एथलीट्स के इर्द गिर्द न्यूट्रिशनिस्ट होने चाहिए जो आपको गाइड कर सकें। क्या अब तो बहुत सारी इधर XYZ आपके मैनेजमेंट, कोचिंग स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ बहुत सारे लोग हो गए हैं। आपके टाइम पे वो गाइडेंस होती थी कि जी ये खाना है, ये नहीं खाना। एक फास्ट बॉलर के लिए क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, बैटर के लिए मे बी एक डिफरेंट रूटीन होगा, एक डिफरेंट न्यूट्रिशन रूटीन होगा, एक डिफरेंट एक्सरसाइज रूटीन होगा, फिटनेस रूटीन होगा, इस तरह होता था? क्लैरिटी थी? देखिए सबसे जो बेसिक चीज़ है ना आजकल की जो लेटेस्ट क्रिकेट जो टेक्नोलॉजी आ गई है स्पोर्ट्स में, उसमें हाईएस्ट लेवल की आपकी एक स्टैंडर्ड लेवल की आपकी जो बॉडी कंपोजिशन होती है ना उसको मेंटेन करना इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी वो नहीं डेवलप होगी, आप अपनी बॉडी कंपोजिशन को सही तरीके से बैलेंस नहीं करेंगे, आप कभी भी ये हाईएस्ट लेवल की स्पोर्ट्स खेल ही नहीं सकते। हाँ। और जो आपने कहा कि हमें बहुत लेट, क्योंकि हमारे दौर में तो एक ओपन सिस्टम था, किसी को नहीं पता था क्या करना है क्या नहीं करना। न्यूट्रिशन मैंने खुद पढ़ी थी इसलिए हमें समझ आई, लेकिन जब मैंने न्यूट्रिशन पढ़ी है तो मेरी जो परफॉर्मेंस थी, 28 साल तक मेरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। 28 के बाद जब मैं 35-36 तक क्रिकेट खेला, वो 8 साल वो न्यूट्रिशन की वजह से मैं खेला, क्योंकि मैंने खुद पढ़ा, उसमें एजुकेशन ली, फिर मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया, फिर जो बॉडी कंपोजिशन था उसके मुताबिक उनको मैंने डील किया। अब हमारे ये जो बॉलर्स हैं, आप देखें कि एक जो फास्ट बॉलर होता है उसके लिए जो लीन होती है ना, जो आपका बॉडी मास होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें आपको मसल डेवलप करने होते हैं ताकि आप हाईएस्ट लेवल पे स्टैंडर्ड को मेंटेन रखिए। आप में स्पीड, एजिलिटी, स्टेमिना और आप एंडोरेंस आपके अंदर चलती रहे। जब आप ये अंदर नहीं होगी और आपको जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर सही तौर पर गाइड नहीं करेंगे, आप ज़्यादा एक्सेसिव फैट लेंगे, आप एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स लेंगी, आपको नहीं पता होगा कि बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर मील क्या है, कौन सी आपको न्यूट्रिशन लेनी है, तो फिर आपका यही हाल होगा जो मोहम्मद अली का हुआ फर्स्ट इनिंग में, एक से दूसरे स्पेल में उल्टियाँ कर रहे थे वो। आपके खुर्रम शहजाद का जो हुआ कि वो उन्होंने स्पेल में 5 विकेटें ली हैं, 26 for 6, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सेकंड इनिंग तक वो स्ट्रगल करते रहे। तो ये चीज़ें देखें, आपने कहा ना कि हमें कौन गाइड कर, अब इन्होंने न्यूट्रिशन भी रखे हुए हैं, इन्होंने कोच भी रखे हुए हैं, इन्होंने मैनेजमेंट के लोग भी रखे हुए हैं, मगर मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ। उनमें लिटरेसी है, वो पढ़े लिखे नहीं है, ना उनको शौक है पढ़ने का, वो गाइड कर ही नहीं सकते। नहीं, मगर मोहम्मद अली की तो ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि एक पढ़ा लिखा प्लेयर और जाहिल प्लेयर दोनों बहुत अलग होते हैं। तो मोहम्मद अली ने पढ़ के क्या फिर फर्क कर लिया अगर वो अपनी बॉडी को मेंटेन ना रख सके? देखिए, इस तरीके से जो स्पोर्ट्स साइंसेज है ना, एक जो सब्जेक्ट है स्पोर्ट्स साइंसेज का, वो ये चीज़ें डील करता है। वो न्यूट्रिशन डील करता है, वो बायोमैकेनिक डील करता है, वो आपके बॉडी पार्ट्स को, ह्यूमन एनाटॉमी को डील करता है, और वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को डील करता है। ये डिफरेंट सब्जेक्ट है जो स्पोर्ट्स साइंसेज का है। जो दूसरी एजुकेशन है, देखिए मैंने 3-4 मास्टर किए हुए हैं, मैंने पॉलिटिकल साइंस में किया, मैंने कश्मीर अफेयर्स में 2-3 किए मैंने। वो आपको ये चीज़ें नहीं बता सकते जो स्पोर्ट्स साइंसेज में की हैं। उसके बाद मैंने स्पोर्ट्स साइंसेज में की है कि ये क्या चीज़ आपको, इसके इफेक्ट्स क्या आते हैं आपकी स्पोर्ट्स पे या आपके जो सिस्टम है उस पर। तो जब तक आप स्पोर्ट्स साइंसेज में नहीं जाएंगे, आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा वेयर करना। ये हमारी लास्ट मैं एक चीज़, आप ठीक है, अगर आप नहीं अपने आप को केपेबल समझते कि आप पढ़ सकते हैं या जाके पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छी खासी अर्निंग है इन लड़कों की। ये लड़के अपनी डेवलपमेंट के लिए ये महंगी गाड़ी खरीद लेते हैं, ये ब्रांडेड कपड़े खरीद लेते हैं, अच्छी बात है, खरीदने चाहिए अपने आप को, मगर क्या ये एक न्यूट्रिशनिस्ट हायर नहीं कर सकते? क्या ये एक फिजियोथेरेपिस्ट हायर नहीं कर सकते जो इनके वर्कलोड के बारे में बताए, न्यूट्रिशन, इनकी पर्सनल न्यूट्रिशन सारी रूटीन के बारे में बताए, जो इनको पर्सनल। आई हैव सीन सो मेनी प्लेयर्स, विराट कोहली तो अपना साथ बार बार भी लेकर घूमता है। तो मतलब
ये अपने ऊपर उस तरह इन्वेस्ट नहीं कर रहे लड़के बिल्कुल। देखिए बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है इसमें। देखें कि जो आपने इंडियन के नाम लिए ना, ये उनकी एजुकेशन और पाकिस्तान का बहुत बड़ा डिफरेंस है एजुकेशन लेवल का। 12वीं तक भी 12वीं पास नहीं की हुई विराट कोहली ने भी। नहीं की नहीं, मगर उनको देखें धोनी ने भी नहीं की थी, मगर धोनी ने भी नहीं की थी, मगर जो उनका लेवल ऑफ एजुकेशन है वो पाकिस्तान से बहुत आई है। फिर उसके बाद धोनी को भी दोबारा इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने एजुकेट किया था। आपको याद होगा कि वो पेपर्स में भी अपीयर होते हैं, एग्जाम्स में भी, तो वो प्रॉपरली एजुकेट करते हैं, बड़े ड्राइवर वगैरह। अब पता है ये जो पुराने प्लेयर्स हैं उनके साथ इन्होंने काम किया, वो इनको एजुकेट करते हैं। हमारे पुराने प्लेयर्स भी अनफॉर्चुनेट मोस्टली इलिटरेट हैं, वो भी एजुकेट नहीं कर सकते। अब दूसरी चीज़ है कि ये जो सेंस डेवलप होनी होती है ना, ये बड़ा मुश्किल समझ में आती है, हमें भी बहुत लेट समझ में आई थी। इसीलिए अगर आप साउथ अफ्रीका सिस्टम में जाएं, पीछे एक हमारी मीटिंग हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, मुझे भी बुलाया था इन्होंने, मैंने बात की, ये समझते रहे कि वो अपनी नौकरी मांग रहा है। मैंने सिर्फ एजुकेशन की बात की थी, चेयरमैन भी वहाँ पे बैठे हुए थे। मैंने कहा जो साउथ अफ्रीकन है वो स्कूल से उन्होंने स्पोर्ट्स साइंसेज को वहाँ पर राइज किया हुआ स्कूल से, ताकि उनको सारी अवेयरनेस बचपन से आ जाए। ऑस्ट्रेलिया ने अभी क्रिकेट को करिकुलम का हिस्सा बना दिया अपने स्कूल करिकुलम का, ठीक है। अब हम किधर जा रहे हैं? हमारे हाईएस्ट लेवल पे हम इलिटरेट, मैट्रिक फेल, मैट्रिक पास लोग, सारा कोचिंग स्टाफ इसी तरह आप काम चला रहे हैं। उन्होंने आगे एजुकेट करना होता है। मैंने इंग्लैंड में समझ आई थी कि न्यूट्रिशन का कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, तो यहाँ पर इनको कौन समझाएगा? देखिए जब आपको सेंस डेवलप होगी तब आप न्यूट्रिशन हायर करेंगे, तब आप कोई अच्छा जो बायोमैकेनिक एक्सपर्ट है उसको हायर करेंगे। अच्छी गाड़ी लेने का सेंस कहाँ से आ जाता है? आपको अच्छे कपड़े पहनने का सेंस कहाँ से आ जाता है? वो एक रेस है, पैसे की रेस या एक शोहरत की या एक दूसरे को दिखावे की। उसमें ये देखें ना, हमारे देखें बदकिस्मती से जुआ कल्चर भी क्रिकेट में इसी तरह आया ना, कि जो हमारे पास्ट जो साबका प्लेयर थे वो ये काम करते थे, तो नए लड़के भी उसी चीज़ पे लग गए। अब जो वो दूसरों को देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, तो वहाँ से जो लेगेसी है वो यंग जनरेशन में आएगी। यहाँ पे तो पैसे की दौड़ है, गाड़ी की दौड़ है, कोठियों की दौड़ है, बंगलों की दौड़ है और बैंक बैलेंस की दौड़ है, तो उसमें एजुकेशन बिल्कुल सफ़र कर जाती है। फिर आप बेसिक चीज़ों से साइड पे हो जाते हैं। इवन हमारा मोस्ट जो वेपन है, जो शाहीन अफरीदी या ये जो है नसीम शाह, देखिए इनको एक हल्की सी टिंगलिंग हुई थी। मैं फिर यहीं इस डिस्कशन को ब्रेक लगाऊंगी, क्योंकि हम एक ब्रेक पर जाएंगे, बट जब ब्रेक से वापस आएंगे हम एजुकेशन की बिल्कुल बात कर रहे हैं। रऊफ, शान मसूद वेरी एजुकेटेड, अच्छी एजुकेशन ली हुई है, रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से, ऑन टेबल ही लुक सो इम्प्रेसिव, उनकी बातें इतनी इम्प्रेसिव लगती हैं। ऑन द फील्ड आई एम सॉरी टू से ही वाज अ डिसअपॉइंटमेंट एज वेल। वो इस वजह से बिकॉज एक वक्त को फ़र्क नहीं लगा कि क्या बाबर कैप्टनसी कर रहे हैं या शान कैप्टनसी कर रहे हैं। 26 for 6 होता है, पाकिस्तान बांग्लादेश को 26 for 6 कर देता है, और उसके बाद ना आपकी फील्ड में वो अटैकिंग वो दिखता है। ठीक है, आपके बॉलर्स थक गए, आपके बॉलर्स नहीं इससे ज़्यादा स्पेल कर पा रहे थे, कहीं फील्ड में तो अग्रेशन दिखता, कहीं तो दिखता। आपने एक पॉइंट पे आके वो फील्ड थोड़ी सी क्लोज इन किए तो लिटन दास ने उठा के छक्का मारा और आपको ललकार दिया कि चलो जी वापस खोल लो फील्ड है, और हमने डर के वापस फील्ड खोल ली। तो उन्होंने भी तो कोई कमाल नहीं दिखाया, उन पे भी एजुकेशन का फर्क नहीं पड़ा। देखिए दो चीज़ें हैं इसमें। वो ठीक है, वो एजुकेटेड है, मगर परफॉर्मेंस नहीं है उनकी। हाँ। जो कैप्टन आपका होता है ना, उसको लीड फ्रॉम द फ्रंट करना होता है। वो जब तक खुद एग्जांपल सेट नहीं करेगा अपनी परफॉर्मेंस से, तो उस वक्त तक वो टीम को सही तरीके से लीड नहीं कर सकता। अब मुझे परफॉर्मेंस 24 टेस्ट इनिंग्स हो गई हैं इनकी, 24 में इनकी ऑर्डिनरी एवरेज है 15 या 16 रन की एवरेज से इन्होंने स्कोर किया। अब एक कैप्टन है, उसकी 15 या 16 रन की एवरेज है 24 इनिंग्स में, उसका कंप्लीट फेलियर है, सिर्फ 3 उसकी 50s हैं, तो वो टीम को कैसे फ्रंट से लीड कर सकेगा? सेकंड इनिंग में जब उनकी ज़रूरत थी पाकिस्तान टीम को, वो 20 रन पे आउट हो गए, 17 रन पे आउट हो गए, चले गए। तो देखिए वो बाकी टीम को फिर कैसे उठा सकते हैं? फिर पहले टेस्ट में उनकी सेकंड इनिंग में ज़रूरत थी, फिर वो आउट होकर चले गए। ऑस्ट्रेलिया के तीनों टेस्ट मैचेस में यही होता रहा, 5 टेस्ट मैचेस में उनको वाइट वॉश हुआ है, ठीक है। तो उनकी अपनी बॉडी लैंग्वेज इतनी ज़ीरो हो चुकी है, इतनी पोर हो चुकी है कि वो इस काबिल ही नहीं है कि ना वो ग्राउंड के अंदर कोई डिसीजन ले सकें, ना वो कोई फैसला कर सकें, ना टीम को जेल कर सकते।